हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 40.23% मतदान हो चुका है। उपचुनाव में वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और वोटिंग के लिए अब सिर्फ करीब 2 घंटे का वक्त बाकी है। 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा और अगर आपने अब तक मतदान नहीं किया है तो हरियाणा न्यूज आपसे अपील करता है कि आप मतदान केंद्र पर जाएं और जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो उपचुनाव में वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह जो सुबह से देखा जा रहा था वो अभी भी बरकरार है और मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि दोपहर के वक्त थोड़ा जरूर मतदान की प्रक्रिया धीमी जरूर दिखी, लेकिन अब फिर से अपने रफ्तार पे है। सुबह से ही लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही यहां कोरोना के लेकर जो गाइडलाइंस है उसको भी लगातार फॉलो किया जा रहा था। तो लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम सुबह से ही आपको कवरेज दिखा रहे हैं, पल पल की खबरें दिखा रहे हैं आपको। हरियाणा के सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। इस उपचुनाव में कुल 1,81,000 के आसपास मतदाता 14 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे और सिर्फ 2 घंटा और मतदान के लिए बाकी रह गया है। 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। तो लगातार हम बड़ौदा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह से ही जब से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे पहले से ही हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने अब तक वोट नहीं किया होगा तो आप घर से निकलिए, मतदान केंद्रों पर जाइए और वोटिंग कीजिए। इसके साथ ही हमारा गेस्ट पैनल भी तैयार है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, सुमित गौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हमारे पैनल में है और दलबीर धनखड़ वो भी हमारे साथ तुरंत ही ज्वाइन करेंगे जो प्रवक्ता जेजेपी के हैं। आप तमाम गेस्टों का स्वागत है। लगातार हम बड़ौदा उपचुनाव को लेके वहां की पल पल की खबरें आपको दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ सुखवंत सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखवंत जी, इस बार का जो बड़ौदा उपचुनाव है वो आपके राजनीतिक भविष्य को भी तय करेगा। आप लोग कितने तैयार हैं और 2 घंटे का समय बच गया है, आपको क्या कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रहा है? देखिए खालिद भाई जी, कोई भी चुनाव जो है वो सबके लिए बड़ा अहम होता है और बिल्कुल। राजनीतिक दल के लिए तो होता ही होता है, बिल्कुल हमारे लिए भी अहम है। लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं जी, जिस प्रकार से किसान की बात चली है, किसान की समस्याओं की बात चली है और जी। उनके लिए लोगों ने उत्तरदायी माना, जिम्मेदारी तय की है किसानों ने जी, कि हमारी आज की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है। वो जो जिम्मेदारी तय की है, तो उस हालात में किसानों ने ये देखा है कि कांग्रेस और बीजेपी समान रूप से इस बात के लिए दोषी हैं कि किसान की आज जो स्थिति है उसके लिए जी। और निश्चित रूप से खालिद भाई आप देखेंगे जो रिजल्ट आउटकम होगा आज की जो एक्सरसाइज है वोटिंग का, इनेलो का के लिए बहुत सुखद होगा और निश्चित रूप से हम ये चौधरी अभय सिंह चौटाला को विधानसभा में एक साथी जोगेंद्र मलिक के रूप में बड़ौदा से मिलने वाला है। निश्चित रूप से आपको उम्मीद है कि वहां से जोगेंद्र मलिक आपके उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। लेकिन इनेलो ने प्रचार में जोर भी लगाया। अभय चौटाला से लेकर ओम प्रकाश चौटाला तक दौरा किए और लोगों से उन्होंने वहां मुलाकात की। लगता है कि आपको कि इस दौरे के बाद से पार्टी को आपको पहले की अपेक्षा ज्यादा फायदा होगा? देखिए खालिद भाई, सबसे पहले हम बड़ौदा के चुनाव में आए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वहां पे अपनी मूवमेंट की, लोगों के पास गए
और प्रतिदिन जब उनके दौरे होते थे तो लोग फोन करके उनको अपने चाय पर बुलाते थे और कितनी बहुत बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग हुई है। चौधरी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी की जहां तक बात है, वो तो एक अपने एक स्तंभ है राजनीति के इतिहास है एक तरीके से, और वो जहां भी जाते हैं वहां पे माहौल को बदल के रख देते हैं और उनके दौरे के बाद बड़ौदा में चुनाव बदला है। अब एक चीज और देखेंगे आप जी, एक चीज और देखेंगे जो आपके इसी के माध्यम से, आपके जो पत्रकार साथी ने जो 2-3 लोगों के इंटरव्यू लिए रिनाणा में, मदीना में, जो भी है जी, उन्होंने किसी ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, हुड्डा का नाम लिया जी। अब इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि किसानों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उत्तरदायी मान लिया। अब हो सकता है आपके पत्रकार साथी को जो लोग मिले वो हुड्डा के लॉयलिस्ट हों और उन्होंने हुड्डा का नाम ले दिया, लेकिन मैं किसी भी एक व्यक्ति के मुंह से कांग्रेस का नाम नहीं सुन पाया। बीजेपी के समान ही कांग्रेस को मान लिया किसानों ने, और निश्चित रूप से एक अल्टरनेटिव के रूप में, और एक बहुत सकारात्मक अल्टरनेटिव के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल को किसानों ने लिया है, जिसका रिजल्ट आप 10 तारीख को देखें। चलिए, हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दलबीर धनखड़ जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से इनेलो दावा कर रही है वहां बड़ौदा में, आपको क्या लगता है इस दावे में दम है क्या? देखो, दावे तो 10 तारीख को सबके खुल जाएंगे, परंतु मैं तो एक ही बात, कल भी यहाँ बैठे हम सब भाई थे, मेरे भाई सुखवंत भी बैठे थे उसी पैनल में, हम भी बैठे थे जी। मैंने इनको एक ही बात कही थी पैनल को, सबसे बड़ी जिम्मेवारी जननायक जनता पार्टी की बन जाती इस चुनाव जी, तो हम अपने गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जी। पहले जो चुनाव, आम चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग के हमने 32,500 के आसपास वोट प्राप्त किया था। बिल्कुल। अब कितना वोट हम योगेश्वर जी को दिला पाते हैं, क्या स्थिति आती है भारतीय जनता पार्टी की? 37,500 उस समय आपको जो वोट मिला था वो बीजेपी के खिलाफ ही मिला था। अब जो वोट है आपका, क्या आप वो ट्रांसफर कर पाएंगे? क्योंकि इनेलो को एक तरफ ऐसा लगता है कि आपका जो वोट है वो उनके तरफ शिफ्ट होगा और उनको फायदा मिलेगा, क्या ऐसा हो पाएगा क्या? चलो, मैं तो एक और बात खुशी है इस बात की, अब लोगों को जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है या जननायक जनता पार्टी है, प्रदेश की जनता है, उनको एक बात तो क्लियर पता लग जाएगी, असली ताऊ जननायक ताऊ देवीलाल का नीतियों को आगे ले जाने वाली कौन सी पार्टी है, इनेलो है या जेजेपी है। जेजेपी ने 32,500 वोट पाए थे, अब इनेलो इस चुनाव में कितने पाएगी, इससे इस बात का पता लग जाएगा। मैं 10 तारीख का इस बारे में काफी इंतजार करूंगा। मैं सुबह सुन रहा था आपके चैनल को, भाई सुखवंत जी ये बात कह रहे थे, अगर जननायक जनता पार्टी और इनेलो में एक ही फर्क है, हम ताऊ देवीलाल के, जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी हैं। मैं तो भाई को एक ही बात कहूंगा, भाई ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत दिन नहीं है, 10 तारीख तक बहुत दिन नहीं है। हमें 32,500 वोट मिले थे, आपको कितने, पहले पता लग जाएगा हमारा आपस में क्या हिसाब किताब है। और जहां तक इस चुनाव की बात है, कल भी हम भाई बैठे थे, हम सारे यही बात कर रहे थे, सबसे बड़ी जिम्मेवारी जननायक जनता पार्टी की बन जाती, जो हमें 32,500 वोट मिला था, क्या हम भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के साझा उम्मीदवार को वो वोट दिला सकते हैं या कितने दिला सकते हैं, ये जिम्मेवारी हमारी सबसे ज्यादा बनती है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं, जिस तरह के वहां से रुझान आ रहे हैं, रुझान ये आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के साझा उम्मीदवार वहां से सीट निकालने जा रहे हैं। तकरीबन 70,000 हमारी वोट बनती है टोटल, और शाम तक उम्मीद है 1,30,000-35,000 के बीच पोलिंग होगी, तो 70,000 वोट हम लेके चल रहे हैं। तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है, जैसी वहां की फील्ड के जो रिपोर्ट आ रही है हमें पॉजिटिव आ रही है। हमारे साथ सुमित गौर भी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी तो आश्वस्त और जेजेपी आश्वस्त दिख रही है कि वहां पे इनकी जीत हो रही है, क्या इस बार चौथी बार आप इतिहास रचने से पीछे रह जाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ही चैनल के माध्यम से बड़ौदा के जन जन का, बड़ौदा के हर वोटर का धन्यवाद करूंगा। उसके पीछे एक कारण है, कारण कि अभी तक जो भी प्रवक्ता आपसे बोले, यहां पे जेजेपी के बोले, इनेलो के बोले, हमारे बड़े भाई जेजेपी से, देखिए हम खुद बड़ौदा में रहे हैं, टोटल मिला के 11 दिन नहीं, सॉरी 9 दिन मैं खुद पर्सनली वहां पर था जी। 18 सभाएं हमने जाके लोगों का मन टटोला, लोगों को देखा जी। इन दोनों प्रवक्ताओं की बात से मुझे आज सिर्फ एक चीज लगी कि शेख चिल्लियों के हसीन सपने। देखिए, पहली बात तो
जेजेपी को जो वोट मिली थी 2019 में, ये बिल्कुल भूल गए, पता नहीं कौन से कैलकुलेटर पे बैठ के, कौन से टाइपराइटर पे बैठ के आंकड़े निकाल रहे हैं कि जो वोट बैंक इनको बीजेपी को गाली दे देके मिला था, वो वोट बैंक इनको अब भी मिलेगा। इन्होंने ना केवल बड़ौदा, पूरे हरियाणा की जनता को छला है, ठगा है, क्योंकि आज खास तौर से जो 2019 का जो चुनाव था, उसमें खास तौर से जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो देहात की विधानसभाएं हैं जी, वो लोग बीजेपी के एकदम खिलाफ में थे। शहरों में भी खिलाफत थी, अब और ज्यादा हो गई है। तो ग्रामीण अंचल में इन्होंने भी बीजेपी की तरह उनकी भावना को ठेस पहुंचाया और उनसे वोट लिए इन्होंने। मैं कहता हूं इनके 9-10 विधायक बने इनके। ठीक है, दलबीर जी से तो दलबीर जी से जवाब ले भूल दलबीर जाए जी से जवाब लेते हैं। दलबीर जी, जो कि आप पर एक भी आरोप वोट लगा रहे हैं इनका भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, इनको नहीं क्या वो मिलेगा, सही है? सारा वोट बैंक क्या उसका टुवर्ड्स घाटा होगा कांग्रेस आपको स्विच चुनाव कर गया है। में? जवाब ले लेते हैं ना जो इनेलो का वोट सर, बैंक जवाब है, ले लेते हैं ना। वो भी बड़ा समझदार है, जागरूक है, वो देख रहे जीतने। मेरी अभी जवाब खत्म नहीं हुआ सर। जो इनेलो का वोट बैंक है वो भी जागरूक है, समझदार है, उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। तो इनेलो का भी जो वोट बैंक है वो समझदारी दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल दिया उन्होंने, और जो भी थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी। जो टोटल पोलिंग का जो रुझान है, मैंने 108 फोन किए, मेरे मोबाइल में नंबर फीड है इस मोबाइल में जी, बड़ौदा के नाम से मैंने अलग फोल्डर बनाया है। मैंने उन 108 में से 81 को मैं फोन कर चुका हूं, जिनमें से सारे ही अधिकतरों को मैं जानता नहीं था, मैंने वहां जाके डाटा कलेक्ट किया था, वो आम लोग थे, जनरल लोग थे। उन सब ने ये कहा है कि जी कांग्रेस के पक्ष में बिहार चल रही है। बिहार का मतलब होता है आंधी। तो बड़ौदा की सीट हम जीत गए, 10 तारीख के नतीजे बता देंगे। जन जन का आभार और धन्यवाद अभी से जता रहे। जय बड़ौदाबाद, जय बड़ौदा। चलिए धनखड़ जी से जवाब लेते हैं। धनखड़ जी, आप पर कई इन्होंने गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप इनके आरोपों पर? नहीं, मैं तो उन्होंने शायद ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी। मैंने क्या कहा था, आम चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाकर वोट मांग के आए थे, तब हमारा 32,500 वोट बने था। और हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है उन वोटों को हम कन्वर्ट करा के हमारा जो साझा कैंडिडेट है उसको हम जिताने का काम करें। मैंने बैठते ये बात कही है, ये तब पता नहीं क्यों बातों को डबल करना, घोलना, मिलाना, उनकी आदत है, कोई बात नहीं। मैं तो सबसे पहले बैठते हैं, आपको सबसे पहले एक ही बात कही थी, 32,500 जो वोट हमें आए थे आम चुनाव में, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगा था, सरकार के खिलाफ मांगा था। हमारी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा भी ये बनती है हम उन वोटों को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमने अब देखा, पिछले 5-7 दिन में आपने देखा होगा, किसानों के मुद्दे थे, बिल्कुल थे। किसानों को कांग्रेस ने बहकाने का काम किया, परंतु इलेक्शन के आते आते महीना पूरे होते होते जो हमने वायदा किया था प्रदेश की जनता को, किसानों को किया था, 1 महीना आप इस जो सिस्टम है खरीदारी का, एमएसपी का, मंडी का, इसको अपना के तो देखिए। चलिए, आपके अच्छे माहौल बनेगा, आपकी पेमेंट टाइम पर आएगी, आपकी फसल खरीदी जाएगी, वो किसानों ने समझी है। तो उसमें हमने कोशिश की है। पीछे 2 दिन माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के जो दौरे थे, जनसलाह वहां देखने को मिला, किसान लोग वहां तक पहुंचे, उनकी बात समझ में आई, सरकार ने समझाने का काम किया। 4 साल लोग चाहते हैं, वो सरकार के साथ आना चाहते हैं। बिल्कुल, 4 साल लोग चाहते हैं, ये दावा है जेजेपी का कि वो सरकार के साथ आए और बड़ौदा में विकास हुए। लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी भी जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बड़ौदा का जो बंजर भूमि है, क्या उस पर इस बार आप कमल खिलाने में कामयाब रहेंगी? देखिए, खालिद, अभी मैं सुन पा रही थी सुमित गौर जी को जी, वो कह रहे थे शेख चिल्ली के हसीन सपने, और दलबीर जी ने बहुत अच्छा उनका जवाब दिया, लेकिन कुछ मैं अपनी तरफ से भी उसमें ऐड करना चाहूंगी जी। सुमित गौर जी कह रहे थे कि समीकरण बदलते हैं। बिल्कुल मानती हूँ, समीकरण बदलते हैं। अमेठी कभी कांग्रेस का गढ़ था, बड़ौदा 10 तारीख के बाद कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, ऐसा ही होने वाला है। तो ये जो जोश आपको लोगों में दिखाई दे रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ करने की पूरी कोशिश करी है। बड़ौदा में आप लोगों ने वोट खरीदने की कोशिश करी है, सिलेंडर बांटे, पैसा बांटा है। वंदना जी, आप घबराए हो, आप लोगों के नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग जीत के प्रति कितने आश्वस्त है। फाइनल बांटे थे ना,
और अभी बड़ौदा भी कभी आपका गढ़ हुआ करता था। हम भागे नहीं गए, वायनाड की जनता ने बुलाया था, राहुल जी को जहां जब बुलाएंगे राहुल जी वहां जाएंगे और वहां से विजयी होंगे। खालिद चित होने वाला है और ये जो जोश है वो लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है हमें विकास में भागीदार होना है, डबल इंजन की सरकार चलानी है। उनको मालूम है कि पिछले 3 बार उन्होंने कांग्रेस के ये वेंटिलेटरी सरकार है, हमारा भालू आपको पेड़ों पे चढ़ाएगा, आपकी दोनों पार्टियों के सभी नेताओं को। सुमित गौर जी अपनी बारी में बोलिएगा ना, हाँ जी, आप ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। बोलिए बोलिए आप, वंदना जी बोलिए। सुमित जी इंतजार कर लीजिए, आपको मौका मिला है और वंदना को मौका मिला, उनको बोलने दीजिए प्लीज। उन्होंने विधानसभा में कभी भी बड़ौदा को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया, कोई काम की डिमांड नहीं करी। अब बड़ौदा को मालूम है कि जो हमारे इस समय बुरा हाल कंपैरेटिवली रहा उसके पीछे किसका कारण था। हालांकि हमने 5 साल में जितनी भरत कर सकते थे करा, लेकिन अब विकास में साझेदार बनने के लिए उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार को उन्होंने वोट देना, पूरे जोश के साथ सभी लोग जा रहे हैं और तमाम तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश की जा रही है। सुबह से देख रही सोशल मीडिया पे कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी आप ईवीएम पर आ गए तो क्लियर दिखाई दे रही है। वंदना जी सवाल है, लास्ट टाइम भी यू आर आंसरलेस, यू आर स्पीचलेस। बड़ौदा में किया हुआ एक भी कार्य बताइए जिसके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। आपकी बात भी नहीं सुनाई दे रही। सुमित जी प्लीज, तो कृपया करके वंदना जी की बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। आपको मौका दिया गया था और दिया जाएगा आगे। मुझे आपका एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा, तो ईवीएम भी बीच में आ गई है, तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा कि हार का बहाना अभी से ढूंढना। चलिए, जीत के दावे तो हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी जरा बड़ौदा का समीकरण समझते हैं, क्योंकि वहां पर अमित जी जिस तरह से वहां पर जातियों का एक मकड़जाल है, एक जाति के हिसाब से वहां वोटिंग होती रही है, क्या इस बार वो पैटर्न चेंज होगा? अगर चेंज होता है तो क्या इस नतीजे कैसे आने की उम्मीद है? देखिए खालिद, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जातियों का मकड़जाल है, क्योंकि अगर शुरू से अगर देखें इसका पैटर्न देखें कॉन्स्टिट्यूएंसी का, क्योंकि कोई भी एक क्षेत्र है तो 10-15 साल वो डिसाइड नहीं करते उसके पैटर्न को, बिल्कुल बड़ा लंबा टाइम एक चाहिए 50-60 साल का जी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इस तरह का पैटर्न है, क्योंकि पहले ये एक रिजर्व सीट हुआ करती थी, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कद्दावर नेता बने वो 7 वाली गोहाना सीट से बने हैं, ज्यादातर किताब सिंह मलिक हुए और जो भी हैं, तो वहां पे मौका नहीं मिल पाया, तो उस समय ये नहीं लग पाया कि समीकरण क्या था क्या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो उस समय का इनेलो कह लीजिए या चौधरी देवीलाल कह लीजिए या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कह लीजिए, उनका गढ़ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जाति उसमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। लेकिन इस सीट पे कहा जाता है कि जो जाट मतदाता हैं वो प्रभावित करते हैं कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, निश्चित तौर पे खालिद तय करते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि एक तरफ तो इनेलो से भी जाट कम्युनिटी से आते हैं जो जोगेंद्र मलिक हैं, दूसरी तरफ आपके इंदुराज नरवाल हैं, ये भी जाट कम्युनिटी से हैं, लेकिन योगेश्वर दत्त थोड़ा अलग है। तो एक तरह से बीजेपी ने ये जो जाति का जो पैटर्न है, कई बार हमने देखा भी कि खुद सीएम ने भी अपील की, योगेश्वर दत्त ने भी अपील की कि जाति पाति से ऊपर उठकर सोचे और बड़ौदा के विकास की बात करें। तो आपको लगता है क्या कि लोग इस पैटर्न से थोड़ा हट जाएंगे, विकास के नाम पर वोट करेंगे? देखिए खालिद, बात वही है अभी मैं जिस पे आना चाह रहा था जी। ये चीजें कागज पे अलग होती हैं, धरातल पे अलग होती हैं, ठीक है ना। वहां पे आप बीच में जाएंगे तो वहां पे अलग चीजें मिलेंगी आपको। तो आपने ये कही कि जैसे जाटों का प्रभुत्व है, निश्चित तौर पे है, जाटलैंड तो है ही वो, और 50% से ज्यादा वहां पे जाट वोटर हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जी। भाई, आपने कहा कि जाट हैं और दूसरा बीजेपी नहीं अकेला, तो बीजेपी के पास तो सिर्फ एक पंडित बचा, बाकी जातियां कहाँ जाएं? बिल्कुल, ये तो नहीं है ना कि सारी पंडित के साथ ही जाएं। बिल्कुल भाई, बहुत सारे ऐसे हैं भाई, चलो जाट एक किसान कौम है भाई, अहीर उसके समकक्ष हैं, गुजर उसके समकक्ष हैं, तो अगर मान लिया इसी तरह अगर मान लिया जाए तो ब्राह्मण के समकक्ष कितनी जातियां हैं?
फिर आप ये कैसे मान सकते हो कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो उसके बराबर कैसे आप मान सकते हो? तो ये चीजें अलग हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते यहाँ बैठे बैठे कि वो इस तरह का पैटर्न रहेगा। अब रही बात आंकड़ों की, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे आंकड़े खेले जा रहे थे जी, तो 3 समीकरण हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यही बात है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो 3 समीकरण है। वो क्या है कि आज मैदान में जेजेपी नहीं है जी, ना तो उसका सिंबल है ना उसका कैंडिडेट है, वहां पे बीजेपी लड़ रही है और जेजेपी उसको समर्थन दे रही है। जी, जेजेपी लड़ नहीं रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो मैदान में नहीं है, समर्थन दे रही है, लेकिन उसका ना तो झंडा है ना उम्मीदवार है जी, तो ऐसे में 3 समीकरण बनते हैं हमारे सामने। पहला जो सबसे जो सकारात्मक जो दिखता है जी, और जो होने लायक दिखता है, जो पॉसिबल है जी, कि हम मैथ का जो सवाल निकालते हैं उसके हिसाब से जी, कि बीजेपी और जेजेपी के वोट इकट्ठा हो जाए तो क्या हो, तो वो टोटल वोट बैठते हैं 70,206। ठीक है, तो इससे ये लगता है कि जीत निश्चित है। जी, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उस समय जेजेपी बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रही थी। बिल्कुल, अब वो वैक्यूम है, अगर वो वोट बैंक आ जाता है कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनको बीजेपी का विरोध करना था ना, जी, तो आंकड़ा बैठ जाता है 75,046। जी, अब तीसरा समीकरण क्या है, अगर वो कहें कि हम तो चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं, हम उनके या तो इस बेटे के साथ रहेंगे या दूसरे बेटे के साथ रहेंगे, तो उनके पास तीसरा विकल्प बचता है आईएनएलडी। अगर वो सारा का सारा वोट बैंक आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट होता है तो आंकड़ा बैठता है 35,625। तो ये 3 स्थितियां हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है जी, हम एक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला भी नहीं है। तो इन चीजों में ऐसा कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, हम अगर जोड़ घटा गुणा भाग करके बता दे कि ये जीत है, वहां तो आपको जाके पता लगेगा कि मुद्दे क्या है। बिल्कुल, यही मैं चुनाव- पूछना भी चाहता जी। हूं। जैसे सुमित गौर हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि बड़ौदा में विकास को लेकर इस बार का जो उपचुनाव के लेकर जो प्रचार हो रहा था, विकास का काफी मुद्दा वहां उठाया गया। आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि वहां कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन विकास में बड़ौदा कैसे पिछड़ गया? विधायक वहां से कांग्रेस के रहे 2009 से लगातार। कि मैं आपके देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर इन्होंने बीजेपी ने वहां पर विकास किया होता, एक भी ईंट की पत्थर लगाई होती, पिछली बार भी आज से कोई तकरीबन 10 दिन पहले बंदना पोखरी जी भी डिबेट में थे आपके चैनल में हमारे साथ ही जी, एक सवाल के जवाब में वो आंसरलेस थे, स्पीचलेस थे कि बड़ौदा में पिछले 6 साल में एक भी कोई बड़ी परियोजना, एक भी कोई बड़ी सड़क, एक भी कोई बड़ा स्कूल, एक भी कोई बड़ा हॉस्पिटल बीजेपी ने खोला। तो जवाब आया, कोई आंकड़ा ही नहीं मिला, तो इसका मतलब नहीं। दूसरा, अगर दूसरी बात, अगर 2005 से लेके और 2009 तक, और अगर 2009 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी बड़ौदा में विकास कार्य नहीं किए होते तो माफ करना, आज हरियाणा की जनता इतनी भोली नहीं है, समझदार है, अवेयर है, जागरूक है। उन्होंने कांग्रेस के टाइम में करा हुआ विकास देखा, इसीलिए 2009 जिताया, 2014 में जिताया, और 2019 में जब बीजेपी का नारा था, इनको चुप कराइए जी, नहीं तो मैं इनके बारे में चुप नहीं रहूंगा, लगातार बोल रही है। बोलिए 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 सुमित जी, बोलिए। 2019 में बीजेपी का नारा चला था, जो कई सीटों में फिट भी बैठा, जहां लोग इनकी बातों में आ गए, जुमलों में आ गए कि अब की बार 75 पार, और जेजेपी वाले कहते थे अब की बार जमुना पार बीजेपी। तो इनके नारे चले, कई लोग भ्रमित हुए, उसके बावजूद भी इन्होंने जो सरकार बनाई, वेंटिलेटर पर सरकार, इनकी बैसाखियों की सरकार बनी। इस 75 पार के नारे के बावजूद बड़ौदा की जनता ने तीसरी बारी कांग्रेस पार्टी की बड़ौदा से हैट्रिक बनाई।
और 2019 से लेके 2020 के बीच में तो समस्याओं तो करने दो विकराल रूप धारण कर लिया है। किसानों के ऊपर लाठियां बाजी है, बेरोजगारी का आलम है। पिछले एक साल में महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, दलितों के ऊपर इतने अपराध, इतना कुछ हुआ है कि अब वो भी इसी चुनाव की बाट देख रहे थे। और वंदना जी माफ करना, 2024 सुमित जी जवाब ले लीजिए। सुमित जी, वंदना जी, सुमित जी आप जवाब भी ले लीजिए। सुमित जी जवाब ले लीजिए प्लीज। 2024 में जनता के हर उम्मीदवार को भगावा है। आपके ना तो नारे चले ना नेता चले, आपके जो चले सिर्फ लक्ष्य चले, जो पूरे हरियाणा ने देखा, पूरे देश ने देखा। आपका काम सिर्फ लक्ष्य चलाने का, आपने मुहिम चलाए और आप वेंटिलेटर पे सरकार की बात करते हैं। आपके समय जहां तक मुझे याद है, आप ये बताइए, कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि 75 बार, कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम सरकार बनाएंगे और 31 सीट आ गई कांग्रेस की। आपकी सरकार ने कहा 75 बार, कहा आप 40 भी पार नहीं कर पाए। खोली जाती है, जो रजिस्ट्री खोली जाती है, वंदना जी, पूरा देश नहीं, पूरा संसार जानता है कि बीजेपी पार्टी जुमले बोलने में, लोगों को भिगाने में, सांप्रदायिकता स्वभाव माहौल बिगाड़ने में, हरे भरे देश प्रदेश को खराब करने में आपकी पार्टी और आपके नेताओं को महारत हासिल है। तैयार है। तो आप 2019 क्यों नहीं जीते? अगर मान लिया तो आप 2019 क्यों नहीं जीते? हम ही जीते हैं, 2019 सभी जीते। हम 2019 जीते थे और 2020 भी जीतेंगे बड़ौदा के जन जन आशीर्वाद से। वंदना जी, आप मुझे बड़ौदा के, वंदना जी और धनखड़ जी, आप मुझे बड़ौदा के गांवों के नाम बता सकते हैं? मैं आपको 18 गांवों के नाम बता सकता हूं बड़ौदा के, जहां मैं पर्सनली गया हूं, लोगों की भावनाएं समझी है, लोगों से विचार साझा किए हैं। विकास के मुद्दे पे आप भले ही दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल आप दोनों से, एक तरफ तो वंदना जी सत्ता में है, दूसरी तरफ आपके विधायक वहां रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां से निकल के आई, कई ऐसे तस्वीरें आई जहां अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, स्कूल की बात करें या सड़क की बात करें, बहुत दयनीय थी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से जनता को कोई फायदा तो होगा नहीं सीधे तौर पे। सुखवंत जी, क्या लगता है आपको कि वहां पर कहीं ना कहीं विकास के जो करने का पैमाना है उसमें दोनों ही पार्टियां पिछड़ गई? देखिए खालिद भाई, विकास की परिभाषा मैं तो समझ पाया नहीं। अगर बीजेपी के और जेजेपी के साथी बैठे हैं, विकास क्या है? अगर सिर्फ ईंट लगाना ही विकास है तो फिर किसानों का जो ये विनाश हो रहा है इसको क्या कहेंगे? हर व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से ठीक रहे, वो संपूर्ण एक विकास होता है। और अभी देखा हमने कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता साथी टाइम को किल कर रहे हैं और टाइम को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई मैटेरियल चीज नहीं कर रहे। अब जैसे मेरे जेजेपी के साथी ने कहा, दलबीर जी ने, कि बड़ौदा हल्का सरकार के साथ जाएगा। खालिद भाई, जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही नजर आते हैं। इनको ये लगता है कि सत्तालोलुप सभी हैं इनकी तरह, और बड़ौदा हल्का सरकार के साथ जाएगा। बीजेपी को भी यही लगता है कि सत्ता एक बहुत बड़ी चीज है, उसी के साथ जाएंगे। बड़ौदा हल्का ने मन बना लिया है कि बीजेपी के पूंजीवाद के विरुद्ध, बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध, बीजेपी की इस जनता को दुखी करने की नीतियों के विरुद्ध और जेजेपी के धोखा देने की नीति के विरुद्ध वो मतदान करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल को मतदान करेंगे। अब जैसा इन्होंने कहा कि जन सैलाब आया, अब हमने तो देखा, मैं मदीना गांव से यूट्यूब पर एक किसी चैनल पर सुन रहा था कि मदीना गांव के लोग ये कह रहे थे कि माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे आए तो 5 पुलिस की बसें भर करके लेकर के आए ताकि कोई उनसे सवाल जवाब ना कर सके। अब वो जन सैलाब जागसी गांव में आया जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने सभा नहीं करने दी, उनको गाड़ियों से नीचे उतरने दिया। पता नहीं किस जन सैलाब की बात दलबीर भाई करते हैं। देखो, दूसरी बात इन्होंने की कि ताऊ की नीति के साथ, ताऊ की नीति। अब चौधरी देवीलाल इस देश में नहीं संसार में अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने सर के ताज को एक दूसरे व्यक्ति के सर पे सिर्फ इसलिए रख दिया क्योंकि वो जनता में ये वायदा करके आए थे कि मैं वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। एक तो चीज ये है,
चौधरी देवलाल की विचारधारा, चौधरी देवलाल की नीति की उन्होंने ये कहा कि लोकराज लोकलाज से चलता है कि हमें जो वायदा जनता में कर करके आया हूं उस वायदे को मैं अपना त्याग करके निभाऊंगा। और खालिद भाई सबसे बड़ा इस देश का इससे बड़ा पद नहीं, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा, वो हमने देखा, सबने देखा, इतिहास का विषय सब जानते। एक तो ये बात है। और फिर वही लोग जो ताऊ देवीलाल की विचारधारा और नीति पर चलने की बात करते हैं, हम सब ने वो भी देखा कि किस प्रकार जनता में ये बात कह करके कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नैना चौटाला जी का बिल्कुल एक एलोबरेट उनकी स्टेटमेंट है, दुष्यंत चौटाला जी की है। और उसके बाद ये सत्ता के लिए बीजेपी के साथ गए। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये चीज भी देखी है, बड़ौदा ने भी देखी है। दलबीर जी, अब इसमें मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं भाई। ठीक है, बोलिए। खालिद भाई, ये इसी बात के ऊपर है। आप छोड़ो वादे, आप कितने पूरे करोगे, आप चांद तारे तोड़ करके लेकर के आओगे कि नहीं लेकर के आओगे, लेकिन पहला वादा इस प्रदेश से बीजेपी को भगाने का था। आपने नीचे का वायदा पूरा नहीं किया, आप अगली बातें छोड़े। अब ये किस भ्रम में है, किस मुगालते में है। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे कि मैं गांव के नाम गिना सकता हूं, आप गिना सकते हो सकता है नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैंने जो बात पूछी थी वो बात के वहां पे लोग कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे। 2-4 लोग हुड्डा का नाम उन्होंने लिया, कांग्रेस का किसी ने नाम आपकी इसमें लिया। मैं को अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, आपकी इसमें क्लिप में है। तीसरी बात, वो खालिद भाई सबसे जरूरी विषय ये है कि बड़ौदा में किसान जीतेगा, ग्रामीण अंचल जीतेगा, प्रदेश की जनता जीतेगी और बीजेपी हारेगी। और बीजेपी क्योंकि किसान की समस्याओं के ऊपर डिस्कशन है और उसके लिए जिम्मेदारी है, तो कांग्रेस के ऊपर भी वो जिम्मेदारी आयद होती है, उसके ऊपर भी ठीक है। और कांग्रेस भी बैकफुट पे इंडियन नेशनल लोकदल जीतने जा रही है। ठीक है दलबीर धनखड़ जी, आप पर कई आरोप लगाए इन्होंने। एक तो सत्ता लोलुपता की बात कही इन्होंने, लोगों से वादा करके फिर बीजेपी के साथ जाने का भी वादा की बात कही इन्होंने। ऐसा क्या है कि इस बार का जो चुनाव है आपके बातों पर लोग बड़ौदा की जनता विश्वास करेगी? जी खालिद जी, बिल्कुल आरोप लगाए, आरोप लगाने भी चाहिए। मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहूंगा जी। जन नायक ताऊ देवीलाल के बारे में जी। जब भी उन्होंने सरकार बनाई इस प्रदेश में, इस देश में, वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे जी। तो जब हमारी 10 सीटें आई, हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते थे। हमने वायदा कर रखा था प्रदेश की जनता के साथ, ताऊ देवीलाल के विचारों के साथ। मैं तो हैरान इस बात के हूं, जिनका एक विधायक जीत का आया था, जिनको जुबान का धनी ये बताते हैं, वो कहां के जुबान के धनी है। सबसे पहले तो ये कह रहे थे माँ बेटा में से कोई विधानसभा पहुंच जाए तो मैं तेरी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इनकी जमानत जब्त होने से बच जाए तो संन्यास ले लूंगा। चलो हम तो 10 भी सीट लिया, डिप्टी सीएम भी यहां बने हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा 1999-98 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इसी भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरा के, उन्होंने भी सरकार बीजेपी के साथ ही बनाई। कांग्रेस के साथ तो ओम प्रकाश चौटाला भी कभी नहीं गए। तो हमने ऐसा क्या नैतिक काम कर दिया, 40 सीटें बीजेपी की, 10 हमारी, 50 सीटें हमने मिलकर सरकार बनाई। हमें 10 सीटें इस प्रदेश की जनता ने देने का काम किया। अरे भैया, आप तो 1 सीट होते हुए भी मंत्री पद के ख्वाब ले गए थे, वो रिकॉर्डिंग है, कहीं नहीं गई है। बोला मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, उनको पता था बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो मंत्री के ख्वाब देखने लग गए थे, अपने वर्करों को बोल दिया था दिल्ली पहुंच गए, विधायक नहीं हम मंत्री बनने जा रहे हैं। तो 1-1 सीट वाले लोग भी जब सौगात ले रहे थे, हमें तो जनता ने यह मौका दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें आई, 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को आई। मैं एक और बात आपको कही है इस चैनल पर, जो आप सुबह बोल रहे थे उसका जवाब मैंने भी दिया आपको। सुबह मैं घर से सुन रहा था आपका, आपने कही थी जननायक ताऊ देवीलाल के वो लोग हैं जिनको वोट आएंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी वोट तो 32,478 आई है। आपकी अब 10 तारीख को देखूंगा कितनी आएंगी, उस दिन हम चैनल पर, इसी चैनल पर बात आपके साथ करूंगा, असली जननायक ताऊ देवीलाल के विचारों को आगे ले जाने वाली पार्टी कौन सी है। मैं और बात बताऊंगा आपको। वायदे तो हम कर रहे हैं, किसानों से हमने वायदा किया, सरकार के साथ मिलकर वायदा किया। अगर सरकार ने एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी, और हिंदुस्तान में मैं आपको बताता हूं, हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां कितनी फसलें खरीदी जा रही हैं, साथ में लगता पंजाब है। कांग्रेस वाले कितने क्यों नहीं बोलते? राजस्थान में बाजरे की क्या हालत है, कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोलते? कॉटन यहां खरीदी जाती है, धान यहां खरीदा जाता है, मूंगफली की शुरुआत कर दी है। कितनी फसलें हम खरीद रहे हैं, इतनी फसलें हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं खरीदी जाती। और पेमेंट सीधी किसान के खाते में, चाहे आड़ती के थ्रू लो, ओपन चैलेंज है, कभी मांगो आप पेमेंट। आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद होगा,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गेहूं के टाइम में यही तो आरोप लगाए थे, किसानों के पेमेंट नहीं आ रही। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किसान को आपने फोन में लाके दिया, चौधरी अभय सिंह जी को, क्या क्या उसने, मेरी भी पेमेंट आली, मेरे गांव की भी आली, भाई झूठ ना बोलो। ये बात तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। तो मैं खालिद जी प्रदेश की जनता को, बड़ौदा की जनता को और मेरे भाई बैठे इनको आरोप लगाना सही है, विपक्ष के हैं, लगाना चाहिए, कोई बात है करनी चाहिए। 75% का हमारा वायदा था 5 तारीख को मेरे भाई, वो 75% आरक्षण हरियाणा में नौकरियों में युवाओं को हम देने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है 2 दिन के लिए, 5 और 6 तारीख का, उस दिन वो बिल पास होने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है। तो हम ऐसी स्थिति लाएंगे जिसमें किसान का भला हो, नौजवान का भला हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में रही है, उसमें हमें उतना समय 1 साल के अंदर नहीं मिला जितना हमने काम करना चाहिए। बिल्कुल दावे ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दावे सब ओर से हो रहे हैं, लेकिन अमित जी एक और बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, खास करके आप हरियाणा की राजनीति पे नजर रखते हैं। जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं कि एक सीट से पूरी हरियाणा की राजनीतिक दिशा और दशा बदल जाएगी, ऐसा क्या हो जाएगा? जबकि अगर नंबर गेम की बात करें तो बीजेपी और जेजेपी के पास है, फिर इसमें क्या ऐसा बदलाव हो जाएगा कि दावे किए जा रहे हैं? नहीं, खालिद नंबर की बात नहीं है जी, बात कुछ और है। बात यह है कि एक मिजाज कि प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है जी। तो आपको अगर ध्यान हो कि जींद उपचुनाव जो हुआ था, बिल्कुल, उसमें जो बीजेपी को जीत मिली थी तो उसको एक संजीवनी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिल गई थी। तो इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कह सकते थे उससे पहले बीजेपी का, कि लोगों में जो जुबान पे था कि बीजेपी इतना बढ़िया नहीं कर पाएगी शायद इस बार, लेकिन जैसे ही जींद बाई इलेक्शन उन्होंने जीता तो एक हवा बन गई जी। तो ये जो हवा होती है, जिसका जिक्र बार बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अपने भाषणों में और बातचीत में करते रहते हैं कि हवा बनाओ हवा, क्योंकि राजनीति हवा की होती है जी। कोई इसमें शारीरिक श्रम नहीं होता भाई, एक ये तो आइडिया है जी। कि फलां की लहर है, तो वो चीजें जो हैं वो बड़ा एक प्रभाव डालती हैं। तो अगले जो 4 साल हैं सरकार के और विपक्ष के जी, तो वो ये एक मैसेज चला जाएगा कि क्या अभी बीजेपी का और जेजेपी का जलवा कायम है जी। 1 साल बीतने के बाद? क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में सफल होगी जी। तो ये बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक जो सवाल उठेगा। हालांकि देखिए, अगर इसमें बीजेपी जीतती है तो 2 बातें होंगी बड़ी जी। एक तो वो सत्ता के और नजदीक आ जाएगी, बहुमत में जिसे को कहूं, सत्ता में तो है वो, ठीक है, और जो साधारण बहुमत है 1 कदम और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। उसका असर क्या होगा कि सहयोगी दल पे उनकी निर्भरता कम हो जाएगी थोड़ी सी। तो उसमें क्या है कि सहयोगी दल को भी थोड़ा सा अपने आप को देखना होगा, विचार करना होगा कि हम क्या रणनीति बनाएं ताकि हमारी जरूरत बनी रहे, क्योंकि काफी सारे निर्दलीय विधायक भी हैं, बिल्कुल 2 पार्टियां भी हैं जिनके एक विधायक हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उसका असर पड़ेगा। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो समीकरण वही की वही रहेंगे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो समीकरण में भी थोड़ा सा बदलाव होगा जरूर। चलिए, तो फिर इसी पे हम जानकारी ले लेते हैं वंदना पोपली जी से। वंदना जी, ये बताइए कि क्या अगर यहाँ पे अगर जीत हार का बहुत हरियाणा की राजनीति पे असर पड़ेगा क्या, खास करके सत्ता पक्ष पे? देखिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि जो बड़ौदा है वो कांग्रेस के लिए चुनौती है, हमारे लिए अवसर है जिसको हमें उपलब्धि में बदलना है जी। और वो हम बदल कर भी रहेंगे। यहाँ पर मैं आरएलडी के जो प्रवक्ता है उनकी बात तो सुन रही थी, उन्होंने विकास की बात करी कि ईंट लगाना विकास नहीं है। मैं बिल्कुल सही बात मानती हूँ इसको कि ईंट लगाना विकास नहीं है, इसलिए हमने बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर नौकरियां दी। वो बच्चे जो घूमते रहते थे, लोगों के पीछे पैसे लेकर घूमते रहते थे जिसको नौकरी मिल जाए, अब वो योग्यता के आधार पर अपनी नौकरियां पा रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे जो बच्चों की भीड़ बढ़ी है, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ा हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात और सक्षम योजना जो स्टार्ट की गई है, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसके साथ वो जो बेसिक नॉलेज है जो एक बच्चे को होनी चाहिए, अगर 8वीं कक्षा का है तो कुछ चीजें जो है वो उसको पता होनी चाहिए, वो उनको सिखाई जाती है और उसका टेस्ट लिया जाता है। आपको बताना चाहूंगी कि मेवात जैसा एरिया जहाँ पर कभी दिन में पढ़ाई नहीं होती थी, वहां पे शाम को भी कक्षाएं लगी ताकि अपने जिले को वो सक्षम घोषित कर सके।
तो भ्रष्टाचार मुक्त हो या डिजिटल चीजों को बनाना हो, इन सब चीजों की तरफ हम आगे बढ़े हैं और बड़ौदा को दिख रहा है। और अभी यहाँ पर एक चर्चा चली थी कि विरोध में वोट आए। अमित मेहरा जी भी बात कर रहे थे, उससे पहले शायद आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी बात की थी। तो वोट ऐसा नहीं है कि हमेशा विरोध में भी आते हैं, फिर चौधरी के चक्कर में भी वोट आ जाते हैं, जैसे कि कांग्रेस ने किया। बार बार दिखाया कि अरे ये तो मेरा गढ़ है, हुड्डा जी बोलते थे। हालांकि वो बात अलग है कि सोनीपत के लोकसभा इलेक्शन में बाबू बेटा के दोनों को पैर के पीछे से जमीन खरीद ली थी, खींच ली थी रोहतक और सोनीपत में से। तो ये जो चौधर की बात होती है, चौधर की वजह से भी कहीं ना कहीं जनता को बहकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब बड़ौदा की जनता को बहुत अच्छे से मालूम है। चलिए सुमित गौर से भी जान लेते हैं। सुमित जी, बहुत छोटे समय आप जवाब दीजिएगा। जिस तरह से वंदना जी ने, हमको मालूम है कि अब हमें वंदना जी बढ़ना है डबल इंजन की सरकार की तरफ। जिस तरह से सुमित जी, जिस तरह से वंदना जी ने कहा है कि ये एक चुनौती है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए कितना चुनौती है बड़ौदा, क्योंकि अब बस 1.5 घंटे का समय बच गया है। बहुत छोटे समय अभी आप जवाब दीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। बड़ौदा है कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती है वो बीजेपी के लिए। बड़ौदा के जन जन का आशीर्वाद मैंने जैसे पहले भी कहा, पहले भी मिला है और आज भी मिलेगा, और जिसका 10 तारीख को परिणाम आएगा। देखिए, अगर ये बीजेपी वाले अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त होते तो क्यों तो ये फ्री सिलेंडर बांटते, क्यों ये पैसे बांटते, क्यों ये फरीदाबाद तक के जो मामले हैं, जैसे हमारी निकिता बहन के साथ अन्याय हुआ, इन्होंने हर चीज से राजनीति कर रहे हैं, हर चीज को बड़ौदा में घुसा दिया इन्होंने, पैसे को, सब चीज। चलिए, कौन राजनीति कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि दावे तो हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन 10 नवंबर को यह पता चलेगा कि किसके दावे में इतना दम है। लेकिन अब मुश्किल से 1 घंटे का वक्त बचा है वंदना जी। हम लौटेंगे ब्रेक के बाद, अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पे और आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। और जो मतदान करने के लिए जो लोग घर से बाहर नहीं निकले, अभी भी 1 घंटा वक्त बचा हुआ है। आप मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान करें और बड़ौदा के विकास के लिए विधायक चुने। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मतदान पर महा कवरेज ब्रेक के बाद भी लगातार जारी है।